में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप पिछले 3, 4, 5 सालों से लगातार सुन रहे होंगे कि भारतीय राजनीति में अब टीना फैक्टर आ गया है, यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ बीजेपी एंड नो अल्टरनेटिव ऑफ नरेंद्र मोदी। तो अब इन दोनों का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आप इन दोनों को स्वीकार कर लिए। भारतीय राजनीति अब एक तरफा हो गई है और बाकी विपक्षी दलों की अपना कोई हैसियत, कोई भूमिका है। और खासतौर से अब जब राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई है, शिलान्यास हो गया है, तो इसके बाद इसको अब लगभग नियति के तौर पर पेश किया जाने लगा है कि अब एक जगह जाकर फिक्स हो गई राजनीति। हालांकि राजनीति कभी फिक्स होती नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि क्या विपक्षी दलों के सामने सारे विकल्प खत्म हो गए हैं, मतदाताओं के सामने सारे विकल्प खत्म हो गए हैं। हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार उर्मिलेश जी। उर्मिलेश जी से मैं पहला प्रश्न करूं, इससे पहले अपने दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं, उसमें बहुत सारी खामियां देखते हैं, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और जो भी आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो उर्मिलेश जी, मेरा पहला सवाल है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो स्थिति बन गई है, खासतौर से भूमि पूजन के बाद, कि टीना फैक्टर अब पूरी तरह से स्थापित हो गया है, विपक्षी दलों के पास अब कोई विकल्प नहीं है सिवाय राम राम जपने के? देखिए, किसी भी मुल्क में जहां पर स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी है, वो भले ही बहुत वाइब्रेंट ना हो, बहुत फंक्शनल भी ना हो, अगर एक स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का, तो वहां पे ये कभी नहीं होता है कि कोई अल्टरनेटिव ही ना बचे। अल्टरनेटिव हमेशा होता है। अब ये देखना होता है इस तरह के समाजों में कि उस विकल्प के लिए सब्जेक्टिव एफर्ट यानी आत्मगत प्रयास कितने हो रहे हैं, यानी लोग जो हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपनी भूमिका किस तरह निभा रहे हैं। तो ये बात सही है कि मौजूदा जो सरकार है, जिसको वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1/3 से कुछ ज्यादा मिला था वोट, लेकिन अपने देश में जो वोटिंग पैटर्न होता है वो इसी तरह से बहुमत तय होता है, तो 1/3 से थोड़ा सा ही ज्यादा मिला था और उसके आधार पर ये सरकार सत्ता में है। तो ये तो मैं नहीं मान सकता कि इस सरकार का कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार कुछ नीतियों पर चल रही है, कुछ महत्वपूर्ण इसकी राजनीति है, कुछ इसके अलग अलग स्टैंड होते हैं अलग अलग इश्यूज पर। ये संभव ही नहीं कि इतने डाइवर्स सोसाइटी में उसी तरह का स्टैंड, उसी तरह की बातचीत, उसी तरह की स्ट्रेटजी, उसी तरह के मनोभाव, उसी तरह के विचार सारे लोगों के हों। इसका मतलब यह है कि अल्टरनेटिव है। बट एक चीज जरूर मैं कहूंगा आपके इस सवाल के जवाब में, और मैं यहीं पर आपके इस सवाल को कंक्लूड करूंगा, कि हमारे मुल्क में राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश में सारी पार्टियां लगी रहती हैं, लेकिन वैकल्पिक राजनीति वो नहीं तलाशती। राजनीतिक विकल्प पेश करना और वैकल्पिक राजनीति पेश करना, ये दोनों में फर्क है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, राजनीति का विकल्प और वैकल्पिक राजनीति। वैकल्पिक राजनीति एक लंबा दूरगामी एजेंडा होता है जिस पर काम करना पड़ता है, लगातार काम करना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ उर्मिलेश जी की बहुत सारे सोशल ग्रुप होते हैं जो अपनी अपनी तरह से, उनमें एक गतिशीलता होती है, डायनेमिक्स होता है और वो चीजों को बदलता रहता है। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं हिंदुत्व की राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व है और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पर वो हावी होने की कोशिश हो रही है, बल्कि जो सवर्ण जातियां वो भी आपस में भिड़ रही हैं। ब्राह्मण ठाकुर का हम उत्तर प्रदेश में टकराव देख रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने ये हिंदुत्व की बड़ी छतरी तान दी है और सब खुशी खुशी उसके नीचे आ गए हैं। ये अंदर जो आंतरिक संघर्ष है हिंदू धर्म के अंदर भी, और फिर दूसरे तरह के संघर्ष करेंगे जिसमें आर्थिक और विकास संबंधी है, बेरोजगारी है, ये तमाम चीजें भी हमें फोर्स करती है चेंज के लिए पूरे समाज को। तो इसे किस तरह से आप
देखते हैं, किस तरह से परिभाषित करते हैं? आपका ये सवाल मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और दरअसल भारत के समाज और राजनीति के लिए ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है जो आप ये पूछ रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है, जो समाजशास्त्री तो मैं नहीं हूँ, एक पत्रकार हूँ, लेकिन जो भारत की राजनीति का समाजशास्त्र है, उसमें अपर कास्ट डोमिनेशन सदैव रहा है। माने अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो, और प्राचीन भारत में तो खैर रहा ही है, और मध्यकालीन भारत में विदेशी लोग आए और उन्होंने भी यहाँ की जो ऊपर की जातियां हैं उनके साथ उन्होंने अलायंस किया और फिर उन्होंने रूल किया। तो भारत के समाज में अब तक यही सिलसिला रहा है। अब उसमें जरूर ये है कि ये जो चीजें अभी आज दिखाई दे रही हैं, वो उनका भी अपना डायनेमिज्म है। ये नहीं है कि वो स्टैटिक हैं, उनमें बदलाव, उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस, उनमें आई मीन हर तरह की जो एक यूं कहेंगे कि गतिमान वो सारे के सारे समीकरण होते हैं। जैसे आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समुदाय है वो बीजेपी के साथ बिल्कुल आइडेंटिफाइड था। आप याद कीजिए 30 साल पहले वो कहां था, 45 साल पहले वो कहां था, वो पूरी तरह कांग्रेस के साथ आइडेंटिफाइड था। मैं जिस गांव में पैदा हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वहां पर कांग्रेस का मतलब ये था कि ब्राह्मण और भूमिहार पार्टी, ठीक है, और शेष जो लोग थे उनके लिए चॉइस था कि वो उनकी बात माने या कहीं दूसरी तरफ जाए। फिर वो वैकल्पिक राजनीति की तलाश होने शुरू हुई, राजनीतिक विकल्प पेश कर दिया, वैकल्पिक राजनीति नहीं बनी तो चौधरी चरण सिंह आए, संसोपा उसके पहले आई, लोहिया जी वगैरह का। तो लेकिन चूंकि ये लोग राजनीतिक विकल्प पेश करते रहे, वैकल्पिक राजनीति का बड़ा स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सके, इसलिए वो खत्म होते रहे। इस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, आप भारतीय जनता पार्टी की देखिए, मुकेश जी राजनीति से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से समीकरणों को समझा है, तलाशा है, और जो एक इंजीनियरिंग की है सोशल लेवल पर, वो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो इंजीनियरिंग थी उससे ज्यादा पुख्ता है, ज्यादा तगड़ी है। जैसे आप ये देखें कि आजादी की लड़ाई की चूंकि नेतृत्वकारी शक्ति कांग्रेस पार्टी थी, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन बाद के दिनों में जब वो सत्ता में लंबे समय तक रही तो उसने इन सामाजिक समीकरणों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। सारे प्रोफेसर, सारे वाइस चांसलर, सारे डायरेक्टर, सारे सेक्रेटरी एक ही तरह के लोग होते थे। आज बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसको सवर्ण मनुवाद का प्रतीक माना जाता है भारत में, जो सर्वाधिक बोलती भी है उसके लिए करती भी है, लेकिन उसकी सोशल इंजीनियरिंग देखिए। कांग्रेस रिजीम से कहीं ज्यादा वाइस चांसलर आज बीजेपी के रिजीम में है, मैंने स्वयं काउंट किया है, लेकिन उनमें कोई माने हम सबका आदर करते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ हो या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो या जिसकी अपनी एक पहचान हो। दूसरी बात, ज्यादातर लोग, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने देखा जिनके लिस्ट में नाम, उनकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जैसे प्रोफेसर्स, बहुत सारे एकेडमिक जो पोस्ट हैं उन पे भी मैंने देखा है कि वो अपर कास्ट डोमिनेशन तो रहता है टॉप लेवल पर, की पोजीशन पर, लेकिन उन्होंने दलितों पिछड़ों को हिस्सेदारी देने का सिलसिला शुरू किया है। अब कैबिनेट को ही देख लीजिए, सारे महत्वपूर्ण पदों पर एक ही तरह के लोग हैं, लेकिन कुछ हिस्सेदारी पिछड़ों की भी वो छीट देते हैं। आप यूं कहा जाए कि डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं कि तुम भी इंजॉय करो। कांग्रेस ने क्या किया अपने पूरे रिजीम में कि उन्होंने अपर कास्ट, एक सो कॉल्ड लिबरल लीडरशिप की अगुवाई में, उन्होंने जो और समाज के लोग हैं उनको दरकिनार किया। आप जेएनयू डेज की बात कहिए, आज लोग कहते हैं कि जेएनयू मर रहा है, जेएनयू को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लेकिन जब जेएनयू हंसता खेलता था, जब बहुत शानदार था, उस समय भी दलित ओबीसी के अच्छे लोगों को भी जगह नहीं मिलती थी। और उस समय कौन लोग राज करते थे जेएनयू में? प्रगतिशील लिबरल्स ही राज करते थे। उर्मिला जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे इस बारे में जानना चाहता हूं कि बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे दलितों की एक संघर्ष चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और अच्छे पैमाने पर चल रहा है। आदिवासी संगठित हो रहे हैं, माइनॉरिटीज संगठित हो रहे हैं। जिस तरह से सीएए के खिलाफ वो खुलकर आए, उन्होंने पूरा देशव्यापी आंदोलन चलाया। ये सारे ग्रुप ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सरेंडर कर देंगे और चुपचाप जो भी कहा जाएगा मान लिया जाए। हालांकि सत्ता पूरी ताकत लगा रही इनको दबाने में, इनको सताने में, इनको धमकाने में, लेकिन इसके बावजूद ये लड़ेंगे।
तो ये जब लड़ेंगे तो राजनीति अपनी तरह से बदलेंगे, भले ही हमारे जो मान्यता प्राप्त तथाकथित दल हैं वो बदलने के लिए तैयार ना हो, लेकिन ये बदलाव के लिए फोर्स करेंगे उनको। क्या आपको इसकी संभावना बनती दिख रही है? नहीं, ये संभावना है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए कि तात्कालिक संभावना ऐसी है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा फिलहाल नहीं नजर आती। क्यों? क्योंकि ये जो सोशल ग्रुप्स जिनकी बात कर रहे हैं, असम से लेकर के और आप उड़ीसा तक देख लीजिए, आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक देख लीजिए, ग्रुप्स जो हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वही आज के भारतीय डेमोक्रेसी को बचाने की सबसे आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब जब मैं कह रहा हूं तो फंक्शनल डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी बचा खुचा स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का, 5 साल बाद चुनाव होता है वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं भारत की डेमोक्रेसी को बहुत ही महान डेमोक्रेसी नहीं मानता, बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी नहीं मानता, जैसा बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि यही वे लोग हैं जो दरअसल डेमोक्रेसी की आखिरी जो लड़ाई है उसको लड़ेंगे और उसमें सबसे अधिक सताए जाएंगे और सताए जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, कोई राजनीतिक दल बड़ा ऐसा नहीं है, एक आध को छोड़कर, जिसके लोग जेलों में जब चाहे तब बंद कर दिए जाते हों। आज जितनी पॉलिटिकल पार्टीज विपक्ष की हैं, वो या तो एक पार्टी जैसे कांग्रेस है, वो अभी भी लड़ रही है, हालांकि उसके पास विचार नहीं है उस तरह का जो इस लड़ाई को आगे ले जा सके। कभी कभी राहुल गांधी जी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का जो स्टैंड है बहुत सारे इश्यूज पर, वो आप देख लीजिए निराशाजनक है। लेकिन आप सपा को देख लीजिए, बसपा को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, आप तमाम संगठनों को देखिए, वो ऑलमोस्ट बीच बीच में कभी कभी कोई फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, जो उनका सामाजिक आधार कभी ट्वीट पर नहीं जाता। आप जाइए दलित, आदिवासी और ओबीसी के तबकों में, वे ट्वीट नहीं जाते, वे फेसबुक पर वो गली सड़क की बात जानते हैं जहां इनके नेता गायब हैं। और इनके नेता दरअसल, अगर माफ कीजिए मुझे कहने के लिए, तो ये सरेंडर कर चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा जो शासन है, जो मौजूदा नेतृत्व है, उसको अच्छी तरह मालूम है कि इस देश में अगर कोई चुनौती है उनके लिए, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सोशल ग्रुप्स हैं। राजनीतिक विचारों से या राजनीतिक विचारधारा से लैस वे ग्रुप्स, वे अच्छे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं या एक्टिविस्ट हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि भीमा कोरेगांव से का नाम हो, दिल्ली का दंगा के नाम पर हो, या उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करने के नाम पर, सारे कफील से लेकर तेल तुमड़े तक, वरवर राव से लेकर और तमाम लोग, जितने लोग आज जेलों में हैं या सताए जा रहे हैं, वे सारे ऐसे ही लोग हैं। उर्मिलेश जी, मैं अब ये आपसे जानना चाहता हूं कि एक उग्र हिंदुत्व की लाइन है और एक नरम हिंदुत्व की लाइन ले रखी है कांग्रेस ने। जैसा पिछले 2 दिन में हमने देखा कि राहुल गांधी का भी ट्वीट आया, प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, और कई कांग्रेसी नेताओं ने भी सार्वजनिक प्रदर्शन के जरिए ये जताने की कोशिश की कि वो हिंदू हैं और बिल्कुल सनातनी हिंदू हैं, पूजा पाठ वाले हिंदू हैं सब। तो ये जो इन दोनों में जो रणनीति अपना रही है कांग्रेस, नरम हिंदुत्व वाली, उग्र हिंदुत्व के खिलाफ, क्या ये कारगर होगी? क्या आपको लगता है कि पिछले जब भी इसने ये ऐसा किया है तब तब उसने मुंह की खाई है, इस बार क्या कारगर हो सकती है? नहीं, देखिए, ये जो नरम हिंदुत्व है वो उग्र हिंदुत्व का जवाब नहीं हो सकता। ये आपने देखा है हर जगह, मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने देखा, मध्य प्रदेश में किसी तरह चुनाव जीते, वो बहुत कम मार्जिन मतलब रही और सत्ता चली गई। आप देखिए राजस्थान में भी क्या हो रहा है। तो सचिन पायलट जैसा आदमी, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके पिता के कारण वो राजनीति में आए, आज वो बीजेपी की गोद में बैठे हैं। तो ये जब तक आपके पास वैचारिकता नहीं रहेगी, आप लड़ नहीं पाएंगे। कांग्रेस वैचारिकता खो चुकी है। कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, उनके पास उग्र हिंदुत्व से लड़ने का कोई वैचारिक औजार नहीं है। गांधी नेहरू की वो बात करते हैं, लेकिन गांधी नेहरू के पास नैतिक बल था। आज के जो कांग्रेसी नेता हैं, उनके पास नैतिक बल नहीं है कि वो अपनी बात को सटीक ढंग से कहें और लोग उनकी बात को माने। उनको लगता है कि जैसे ही वो सच बोलेंगे, लोग उन पर कहेंगे कि अरे ये तो बिल्कुल हिंदू का खिलाफ हो गया है। आप जाकर हिंदू समाज के बीच में, चूंकि आप काम ही नहीं करते, आप एक कोटरी आपके पास है, आप दलित, आदिवासी, ओबीसी से बिल्कुल दूर हैं, आपके पास अपर कास्ट के कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जो लिबरल हैं, प्रोफेसर हैं, रेडिकल हैं, लेकिन उनके पास समाज नहीं है, उनके पास आधार नहीं है। तो आप कुल मिलाकर मौजूदा जो कांग्रेस की लीडरशिप है, उसने एक तरफ से, मैं मानता हूं मुकेश जी, कि जिस तरह आजादी की लड़ाई के समय कांग्रेस ने उग्र हिंदुत्व को परास्त
किया था अपने नरम हिंदुत्व से। अब वो भी हिंदुत्व ही था, माफ कीजिएगा, उसमें प्रगतिशील भी थे, हिंदुत्ववादी भी थे, क्योंकि कांग्रेस में एक जनसंघ या एक महासभा हमेशा मौजूद रही है। लेकिन कांग्रेस चूंकि एक पार्टी नहीं थी, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें तरह तरह के लोग थे, उसमें वामपंथी भी थे, एक जमाने में ईएमएस नंबूदिरिपाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में थे, कांग्रेस में भी थे वो, तो बहुत तरह के लोग थे। बाद के दिनों में वो डिजनरेट करती गई। बिल्कुल कंक्लूड करूं मैं आपको कि कांग्रेस हिंदुत्व के फ्रंट पर अपनी लड़ाई हार चुकी है। वो बीजेपी आज वैसे ही दिग्विजयी है विचार के आधार पर, जिस तरह कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के समय जो हिंदू महासभा थी, जो आरएसएस थी, जो प्रजा परिषद थी, उसको जिस जिस तरह शिकस्त किया था कांग्रेस ने नेहरू के बल पर या अन्य जो नेता थे उनके बल पर, और अंबेडकर जैसे लोगों का कांग्रेस पर दबाव भी था इतना जबरदस्त। देखिए, अंबेडकर एक व्यक्ति थे, उनके पास बड़ा संगठन नहीं था, लेकिन अंबेडकर का, भगत सिंह का, तमाम इन लोगों का इतना दबाव कांग्रेस नेतृत्व पर था कि वो चाहते हुए भी हिंदूवादी नहीं हो पाते थे ज्यादा, और अपने ही अंडर पार्टी के हिंदूवादियों से उनको लड़ना पड़ता था। तो मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास वो कांग्रेस नहीं है, और यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो पार्टियां हुआ करती थीं, सोशलिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टी, वो बिल्कुल कोने में जाकर सिमट गई हैं। अखिल भारतीय विकल्प नहीं दिखाई देता। तो ये आज की सबसे बड़ा, मैं समझता हूं सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी चुनौती है। एक आखिरी प्रश्न है, बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा कि ये जो बना दिया गया है कि पूरा हिंदुस्तान जो है अब राममय हो गया है, हिंदूमय हो गया है, और अब उसको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना रोजगार चाहिए, ना स्वास्थ्य चाहिए, ना शिक्षा चाहिए। ये एक भ्रम, एक मिथ क्रिएट किया गया है, जिसमें हमारे मीडिया का एक बड़ा रोल रहा है, गोदी मीडिया का। ये भ्रम कैसे टूटेगा? क्या आपको लगता है कि जो लाखों करोड़ों लोग कोरोना के कारण और अर्थव्यवस्था के संकटों के कारण जूझ रहे हैं, वो क्या इस हिंदू वाद के रंग से उनसे उनका मोह भंग होने जा रहा है? होगा ही? ये आपको ऐसा लगता है कि अनिवार्यता ये होना ही है? नहीं, देखिए, अनिवार्यता ये होना है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि अनिवार्यता ये होना है, क्योंकि जो चीजें बदलाव की बात है, या इस तरह की जो आदि भौतिक, या इस तरह की जो यूं कहा जाए कि जो जो कंजर्वेटिव या संकीर्ण जो विचार होते हैं, जो मोबिलाइजेशन के जरिए और वो अपने को स्थापित कर देते हैं, उनका उनका जरूर एक उनका उनका प्रतिकार किया जाता है समाज द्वारा। लेकिन समाज में जब तक कोई सब्जेक्टिव स्तर पर, यानी आत्मगत स्तर पर, यानी व्यक्तिगत स्तर पर, यानी सांगठनिक स्तर पर इंटरवेंशन जब तक नहीं होता, तब तक ये संभव नहीं होता है हमेशा कि लोग बदलाव की बेचैनी में स्वयं आ जाएंगे सड़कों पर, स्वयं लोग विकल्प तैयार कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। भारत जैसे बड़े मुल्क में तो ये हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में कई मुल्कों का एक मुल्क है, इतना विशाल मुल्क है, ये कोई यूरोप का छोटा मुल्क नहीं है। तो और दूसरी बात की अशिक्षा, और अशिक्षा जब मैं कहता हूं तो शिक्षित लोगों की शिक्षा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने देश में पढ़े लिखे हैं, वो लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन दरअसल उनके पास समझ नहीं है, और ऐसे लोगों की बहुतायत जो है अब पिछड़े वर्गों में भी है, यहाँ तक कि दलित समाजों तक पेनिट्रेट कर गई है। तो मेरा ये कहना है, बिल्कुल अंत में आपके इस सवाल के जवाब में, कि भारत में जो हालात हैं वो बहुत ही मिजरेबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मौजूदा जो सत्ता संरचना है, उसके पास स्किल है, उसके पास संगठन है, उसके पास तंत्र है, उसके पास मीडिया है, और मीडिया इनके लिए एक राजनीतिक औजार बन गया है। ये मीडिया नहीं है, दरअसल मैं इसको गोदी मीडिया भी नहीं कहता, ये एक पॉलिटिकल टूल है। आप देखिए कल का ही कवरेज, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी खबरें थी, बेरूत में इतना बड़ा हादसा हुआ था, आपने बेरूत की खबर किसी टेलीविजन चैनल पर देखी? मैंने कम से कम नहीं देखी, हिंदी में तो कतई नहीं, हो सकता है अंग्रेजी में एक आध समय हो। तो दिस इज नॉट इवन मीडिया, दिस इज नॉट ए गोदी मीडिया, दिस इज अ पॉलिटिकल टूल इन द हैंड्स ऑफ प्रेजेंट रूलिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रूलिंग स्ट्रक्चर। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आप पूछ रहे हैं मुझसे कि संभावना क्या बनती है, संभावना जो है वो मैं समझता हूं कि बहुत धुंधली सी दिखाई देती है मुझे, कोई इमेज अगर दिखाई देती है तो, और वो ये है कि जनता में जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, महामारी को लेकर, बीमारी को लेकर, और भूख को लेकर जो जो एक एक गहरा असंतोष पैदा
हुआ है और ये कायम रहेगा। उससे अगर स्थानीय स्तर पर बड़े संगठन धीरे धीरे उभरते हैं और उनका एक व्यापक स्वरूप उभरता है, एक कन्फेडरेशन टाइप, एक महासंघ टाइप कोई चीज उभरती है, तो मैं समझता हूं कि वो भारत के सूरत हाल को बदल सकती है, विकल्प दे सकती है। मौजूदा राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं से मुझे गहरी मायूसी मेरी है और मुझे नहीं लगता कि इनके पास कुछ ज्यादा बचा है। मुझे लगता है कि लोगों को भी अब इनकी परवाह ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की परवाह ये नहीं करते, ये सिर्फ अपनी सत्ता की परवाह करते हैं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह केंद्र से लेकर के और तो कुल मिलाकर उर्मिलेश जी ये कहा जा सकता है कि विकल्प अगर पैदा होगा तो वो जनता के मोबिलाइजेशन से ही पैदा होगा। हमारे राजनीतिक दलों में अब राजनीतिक विकल्प देने की क्षमता चाहे थोड़ी बहुत बची भी हो, लेकिन वैकल्पिक राजनीति का कोई मानचित्र उनके पास नहीं है, कोई एजेंडा, कोई कार्यक्रम नहीं है। और ऐसी सूरत में भविष्य में बहुत ज्यादा विकल्प नहीं नजर आ रहे हैं। अलबत्ता मैं फिर भी ये कार्यक्रम खत्म करते हुए ये कहूंगा कि हमने देखा है कि पिछले ही सालों में कितनी राज्य की सरकारें उल्टी पलटी हैं, बावजूद इसके कि इस हिंदूवादी सरकार ने, हिंदुत्ववादी पार्टी ने अपना सब कुछ झोंक दिया, तब भी मैं दिल्ली में सफाया हो गया, बिहार में हारना पड़ा, महाराष्ट्र में अपने दम पर बहुमत नहीं लाए, गुजरात में आप हारते हारते बचे। तो ये बहुत सारी चीज हैं जो राजनीति के अंदर होती हैं, इसलिए टीना फैक्टर को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी, धन्यवाद इस बहुत शानदार बातचीत के लिए, आपका शुक्रिया और नमस्कार। थैंक यू दर्शकों आपका भी धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।